13 जून 2026 जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन असम। एक रूटीन मिलिट्री सॉर्टी, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। कुछ मिनट्स बाद सब कुछ बदल जाता है। इंडियन एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है और इस एक्सीडेंट में हम अपने 5 जाबाज एयर वॉरियर्स को खो देते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक क्रैश की स्टोरी नहीं है, यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की स्टोरी भी नहीं है। आज का असली सवाल है, क्या इंडिया की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स बैकबोन धीरे धीरे अपनी लिमिट तक पहुंच रही है? और अगर AN-32 जैसा वर्कहॉर्स रिटायर होने के करीब है, तो हिमालयस में डिप्लॉयड सोल्जर्स तक सप्लाईज कैसे पहुंचेंगी? चाइना बॉर्डर पर रैपिड रीइंफोर्समेंट कैसे होगा? और नेशनल सिक्योरिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कभी कभी एक एयरक्राफ्ट की कहानी पूरे देश की सिक्योरिटी की कहानी बन जाती है। और शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सिनेमैटिक डीप डाइव्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। Why the AN-32 is so important? 1980s कोल्ड वॉर का दौर। इंडिया रैपिडली अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर स्ट्रेंथन कर रहा था, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम थी, हिमालयाज, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट। ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट मिलिट्री एनवायरनमेंट्स में से है, जहां एयर प्रेशर कम होता है, इंजन्स कम पावर जनरेट करती है, रनवेज छोटी होती है और वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्ट्रगल करते थे। इंडिया को एक स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट चाहिए था। तब एंट्री हुई सोवियत यूनियन के एंटोनोव AN-32 की। ये एयरक्राफ्ट स्पेशली हॉट एंड हाई कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया था। मोर पावरफुल इंजन्स, बेटर क्लाइंब परफॉर्मेंस, शॉर्ट रनवे ऑपरेशंस, माउंटेन फ्लाइंग कैपेबिलिटी। और धीरे धीरे AN-32 इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बन गया। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। ट्रक ऑफ द स्काई। जब हम मिलिट्री पावर के बारे में सोचते हैं, हम राफेल देखते हैं, सुकोई 30 देखते हैं, मिसाइल्स देखते हैं। लेकिन वॉर्स अक्सर फाइटर जेट्स नहीं जीतते, वॉर्स लॉजिस्टिक्स जीतती है। हर सोल्जर को रोज चाहिए राशन, फ्यूल, मेडिसिन्स, विंटर क्लोथिंग, एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। और ये सब पहुंचाता कौन था? AN-32। सियाचिन ग्लेशियर, दौलत बेग ओल्डी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, रिमोट मिलिट्री आउटपोस्ट, डिजास्टर रिलीफ मिशंस, इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट्स, AN-32 हर जगह था। इसलिए पायलट्स इसे कहते थे द ट्रक ऑफ द स्काई। लेकिन हर वॉक हॉर्स एक दिन बूढ़ा हो जाता है और यही से स्टोरी डेंजरस होने लगती है। बट हियर इज द पार्ट द मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली इग्नोर्ड। AN-32 की प्रॉब्लम सिर्फ एज नहीं है। अगर एज ही प्रॉब्लम होती तो दुनिया भर में डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लीट्स रिटायर हो चुकी हो। रियल प्रॉब्लम कुछ और है, और वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। When age becomes a strategic risk। एक एयरक्राफ्ट कार नहीं होता। एयरक्राफ्ट हर फ्लाइट में स्ट्रेस अब्सॉर्ब करता है। हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग, हर टर्ब्यूलेंस, हर टेम्परेचर चेंज, हर प्रेशराइजेशन साइकिल मेटल पर लोड डालते हैं। हजारों फ्लाइट्स के बाद माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, वायरिंग एज होने लगती है, कंपोनेंट्स ऑब्सोलीट होते हैं, स्पेयर पार्ट्स रेयर हो जाते हैं, मेंटेनेंस इंटेंसिव हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, पुराना एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली अनसेफ नहीं होता, लेकिन पुराना एयरक्राफ्ट ज़्यादा मेंटेनेंस डिमांड करता है। और अगर मेंटेनेंस इकोसिस्टम वीक हो जाए, तब रिस्क एक्सेलरेट करने लगता है। द स्पेयर पार्ट्स प्रॉब्लम। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। AN-32 सोवियत एरा एयरक्राफ्ट है। इसके क्रिटिकल पार्ट्स हिस्टोरिकली रशिया और यूक्रेन से आते थे, लेकिन फिर दुनिया बदल गई। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया और सडनली पार्ट्स प्रोक्योरमेंट डिफिकल्ट हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव हो गई, लीड टाइम्स बढ़ गए, फ्लीट सस्टेनमेंट चैलेंजिंग हो गया। यह वो हिडन क्राइसिस है जो हेडलाइंस में नहीं दिखता, लेकिन लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स रोज फेस करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ बैड दिस गेट्स, हमें एक मैप देखना होगा जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, और उस मैप पर लिखा है चाइना, द चाइना फैक्टर। इंडिया चाइना राइवलरी सिर्फ सोल्जर्स की स्टोरी नहीं है, यह लॉजिस्टिक्स की स्टोरी भी है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न सेक्टर, इन एरियाज में रोड्स इंप्रूव हुई है, लेकिन एयर लॉजिस्टिक्स अब भी क्रिटिकल है। अगर वेदर रोड क्लोज कर दे, अगर इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत हो, अगर रैपिड रीइंफोर्समेंट भेजना हो,
तो एयरक्राफ्ट ही काम आते हैं, और डेकेड से ये काम AN-32 करता आ रहा है। इसलिए जब AN-32 फ्लीट एजिंग होती है, इशू एविएशन का नहीं रहता, इशू नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है। द इकोनॉमिक डिलेमा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों नहीं नए एयरक्राफ्ट फ्लीट को खरीद लिया जाए? सिंपल आंसर, मनी और टाइम, बहुत सारा टाइम। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लीट रिप्लेस करना मतलब एयरक्राफ्ट खरीदना, पायलट्स ट्रेन करना, टेक्नीशियन सर्टिफाई करना, सिम्युलेटर्स बनाना, स्पेयर पार्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना। ये $1 बिलियन डिसीजन होता है और इम्प्लीमेंटेशन में कई बार एक डेकेड लग जाता है। इसलिए मिलिट्री प्लानर्स रिटायरमेंट और मॉडर्नाइजेशन को केयरफुली बैलेंस करते हैं। द कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर्ग्यूमेंट। डिफेंस प्लानर्स एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड करके 10 साल और चलाया जा सकता है, या अभी रिप्लेसमेंट लाना फाइनेंशियली बेटर है? AN-32 का एडवांटेज है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड क्रूज, एस्टैब्लिश्ड मेंटेनेंस इकोसिस्टम एंड डेकेड्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। इसी वजह से कई मिलिट्रीज ओल्ड प्लेटफॉर्म्स को इमीडिएटली रिटायर नहीं करती, लेकिन एक पॉइंट के बाद इकोनॉमिक्स रिवर्स होने लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगती है, अवेलेबिलिटी गिरने लगती है और रिलायबिलिटी कंसर्न बन जाता है। और यहाँ स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, क्योंकि इंडिया ने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का नहीं है, क्वेश्चन स्पीड का है। द अराइवल ऑफ C295। एयरबस का C295 इंडिया की नेक्स्ट जनरेशनल टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म, मॉडर्न एवियोनिक डिजिटल कॉकपिट के साथ, फ्यूल एफिशिएंसी, एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, लोअर मेंटेनेंस बर्डन एंड बेटर लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया प्रोडक्शन इकोसिस्टम, यानी लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट ज़्यादा सिक्योर। लेकिन ट्रांजिशन ओवरनाइट नहीं होता। AN-32 आज रिटायर अनाउंस हो जाए, तब भी रिप्लेसमेंट कंप्लीट होने में सालों लग जाएंगे। इसलिए दोनों फ्लीट्स कुछ समय तक पैरेलल चलेंगी। लेसन्स फ्रॉम एवरी क्रैश। एविएशन का गोल्डन रूल है, एवरी एक्सीडेंट टीचर्स। इन्वेस्टिगेटर्स चेक करते हैं मैकेनिकल फेलियर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, वेदर, मेंटेनेंस हिस्ट्री, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशनल प्लानिंग। गोल ब्लेम करने का नहीं होता, गोल नेक्स्ट एक्सीडेंट प्रिवेंट करने का होता है। इसी प्रोसेस ने एविएशन को दुनिया के सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में कन्वर्ट किया है। तो क्या AN-32 एक बैड एयरक्राफ्ट है? बिल्कुल नहीं। इस एयरक्राफ्ट ने इंडिया की डेकेड्स तक सर्विस की है, माउंटेन्स में, वॉर प्रिपेयर्डनेस में, डिजास्टर रिलीफ मिशंस में, रिमोट एयर स्ट्रिप्स पर और काउंटलेस लाइफ सेविंग ऑपरेशंस में। लेकिन हर मशीन की एक प्रैक्टिकल लाइफ स्पैन होती है और इंडिया अब एक ट्रांजिशन फेज में खड़ा है। एक तरफ ट्रस्टेड वर्कहॉर्स, दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन। जोरहाट क्रैश हमें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी याद दिलाती है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर जेट से नहीं बनती, नेशनल सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स से बनती है। और लॉजिस्टिक्स तभी स्ट्रांग होती है जब उसकी बैकबोन रिलायबल हो। इसलिए AN-32 की स्टोरी सिर्फ एविएशन की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की डिफेंस रेडीनेस की स्टोरी है, ये मॉडर्नाइजेशन की स्टोरी है, और ये उन एयर वॉरियर्स की स्टोरी है जो हर दिन देश के सबसे डिफिकल्ट रीजन्स को कनेक्टेड रखते हैं। आपके हिसाब से क्या इंडिया को AN-32 रिटायरमेंट फास्ट ट्रैक कर देनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।